हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक तैयारी में जो हमारे मॉडल प्रैक्टिस सेट चल रहे थे उसका 17वां भाग आज करने वाले हैं। पुराने भाग नहीं देखे हैं तो कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे शानदार प्रश्न मिलेंगे ना आपको, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। वही को मेरे चैनल पर केवल वही मैं कराती हूँ जो एग्ज़ाम में आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद करते हुए। ये सेट 16 है, सेट 17 है। 16 तक के नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, भारत में कितने महिला वन स्टॉप सेंटर हैं? महिला वन स्टॉप सेंटर ये होता है, इसको OSC भी बोलते हैं, वन स्टॉप सेंटर। OSC भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये वन स्टॉप सेंटर इसलिए है कि एक ही जगह पर महिलाओं को सारी सुविधा उपलब्ध कराना, मतलब उनको आश्रय भी देना। वन स्टॉप मतलब एक ही जगह पर, है ना, आश्रय भी देना उनको, मतलब रहने की व्यवस्था भी देना, उनको भोजन भी उपलब्ध कराना, उनको अगर कानूनी सलाह चाहिए है ना तो कानूनी सलाह भी देना। ये सारी व्यवस्था एक जगह पे कराई जाती है। पहले जब इसको आरंभ किया गया था वन स्टॉप सेंटर को, तो 2015 में आरंभ किया था। वन स्टॉप सेंटर को कब आरंभ किया था? 2015 में आरंभ किया था। लेकिन मोदी जी ने 2022 से एक योजना आरंभ की है, मिशन शक्ति। योजना का नाम है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति के अंतर्गत 2 योजना और डिवाइड की हैं। एक मिनट मैं अच्छे से बता देती हूँ। वन स्टॉप सेंटर कब आरंभ हुआ था? 2015 में। 2022 में एक योजना आरंभ हुई है, उस योजना का नाम क्या है? मिशन शक्ति उस योजना का नाम है। मिशन शक्ति को 2 भागों में बांटा है, एक है संबल और एक है सामर्थ्य। है ना। अब ये जो संबल योजना है ये महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती है ना। और ये जो सामर्थ्य योजना है ये महिला सशक्तिकरण के लिए है। ये क्या करती है? महिला को सशक्तिकरण प्रदान करती है। और ये संबल योजना क्या करती है? संबल योजना महिला को सुरक्षा प्रदान करती है। इसी संबल योजना के तहत अब ये महिला वन स्टॉप सेंटर आ गए हैं, याद रखिएगा। इसी संबल योजना के अंतर्गत महिला वन स्टॉप सेंटर आ गए हैं। कल मेरा जो सुपरवाइज़र का, जिन्होंने हमारा ऑनलाइन पैकेज लिया होगा या ऑफलाइन जिन्होंने हमारी बुकलेट ली होंगी, उनको एक ग्रुप मिला होगा, वहाँ पर मैंने कल इसको पूरा समझा दिया है और आज उसका 10 बजे से टेस्ट भी है। अब क्वेश्चन है कि भारत में कितने महिला वन स्टॉप सेंटर हैं? तो भारत में 769 महिला वन स्टॉप सेंटर हैं। बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 57 वन स्टॉप सेंटर हैं। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 57 वन स्टॉप सेंटर हैं। और भारत में कितने हैं? 769 हैं। कब शुरुआत हुई थी? 2015 में। वर्तमान में इसका नवीनतम रूप है, जो कि किसके अंतर्गत शामिल किया है? इसको मिशन शक्ति के अंतर्गत शामिल किया है। ये सारे के सारे फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, सारे के सारे बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। वर्तमान में भारत में कितने हैं? 769 वन स्टॉप सेंटर हैं। अगला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार जो होती है तेजी से फैलने की संभावना होती है, और ये विषाणुजन्य रोग है, ये किसके द्वारा संचालित होता है? देखो, ये डेंगू होता है, सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि खुद ही बोल रहे हैं कि ये विषाणुजन्य रोग है। किसके द्वारा होता है? ये विषाणु द्वारा। अलग अलग होते हैं, कुछ रोग जो होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, कुछ जो लोग जो होते हैं वो वायरस के कारण होते हैं। तो ये डेंगू वायरस का संक्रमण होता है। और 4 लोगों में से, अगर 4 लोगों में से होता है तो एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें इसके लक्षण दिखाई देते हैं। डेंगू फीवर एक जानलेवा बीमारी होती है और ये एडीज मच्छर के कारण होती है। किसके कारण होती है? एडीज मच्छर के कारण डेंगू बीमारी होती है। इसमें पेट दर्द होता है, उल्टी होती हैं, मसूड़ों और नाक से खून भी आता है। मसूड़ों से, नाक से खून आता है और ये शरीर को दुर्बल कर देने वाला रोग होता है। इसको ये भी बोल सकते कौन सा रोग शरीर को दुर्बल कर देने वाला है? तो डेंगू जो रोग होता है उसको शरीर को दुर्बल कर देने वाला रोग भी बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और एक और चीज़, बैक्टीरिया आपसे पूछे जीवाणु के कारण होता है या विषाणु के कारण, तो याद रखना है ये विषाणु के कारण होता है। और कभी कभी ये जब बहुत ज़्यादा मतलब इसकी तीव्र स्थिति हो जाती है तो ये पीलिया का कारण भी बन जाता है, याद रखना। और इसके कारण कुछ बड़े पैमाने पर लक्षण होते हैं जिसको डेंगू शॉक सिंड्रोम कहा जाता है। DSS भी जिसको बोलते हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम कहा जाता है। जब बड़े पैमाने पर इसमें रक्त स्राव होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है, तब इसके कारण क्या होता है? DSS हो जाता है। और डेंगू शॉकिंग सिंड्रोम भी इसको बोलते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। किसके कारण होता है ये याद रखना है। तो एडीज मच्छरों के कारण होता है।
एडीज़ मच्छरों के कारण होता है। और ये एडीज़ मच्छर कैसे स्थानों पे पाए जाते हैं, तो ये नमी वाला जो स्थान होता है ना, वहाँ पर एक पाए जाते हैं। और ये जो एक और क्वेश्चन, ये जो विषाणु होते हैं ना, ये आरएनए के घटक होते हैं। विषाणु किसके होते हैं? आरएनए के घटक होते हैं। तो इसमें जो होता है, एक रस्सी वाला आरएनए वायरस पाया जाता है। जो डेंगू होता है उसमें क्या होता है, एक रस्सी वाला आयरन वायरस पाया जाता है। कैसा वायरस पाया जाता है? एक रस्सी वाला आरएनए वायरस पाया जाता है, जिसमें अलग अलग सीरोटाइप होते हैं। इसके अलावा डेंगू एडीज जो होता है ना, एक वो मादा मच्छर है, मेल मच्छर नहीं है, नर मच्छर नहीं है, मादा मच्छर है। और इसकी नमी वाले स्थान जहाँ पर 35 डिग्री से 40 डिग्री से टेम्परेचर रहता है, वहाँ पर ये पाया जाता है। WHO ने बोला है कि लगभग 50 लाख जो लोग हैं वो हर साल इसके शिकार होते हैं। किसने बोला है? WHO ने बोला है। WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है WHO का? WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। तो डेंगू की बात सब सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला है पोलियो विषाणु जो होता है शरीर की किस माध्यम से प्रवेश करता है? जो पोलियो का विषाणु है वो जो शरीर में प्रवेश करता है वो किस माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, आपको बताना है। देखो, सबसे पहले तो याद रखो, पोलियो जो है वो वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। पोलियो किसके द्वारा होने वाली बीमारी है? पोलियो जो होती है, पोलियो वायरस द्वारा होने वाली बीमारी है। किसके द्वारा? वायरस। और ये जो वायरस है वो कहाँ से फैलते हैं व्यक्ति के अंदर? ये संक्रमित भोजन और जल के द्वारा फैलते हैं। किसके बारे में फैलते हैं? संक्रमित वायरस के द्वारा। ये संक्रमित भोजन होता है, ऐसा भोजन जो कि संक्रमण वाले व्यक्ति ने खाया हो, जिसको पहले से पोलियो हो, तो उससे ये दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। मतलब इसको बोल सकते हैं ये एक तीव्र संचारी या तीव्र संक्रामक रोग होता है। इसको हम संचारी रोग बोलते हैं। दूषित भोजन और दूषित, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा है। पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो जो होता है दूषित पानी या दूषित भोजन से हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये मुख्य रूप से छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। पोलियो को पोलियो माइलाइटिस रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं पोलियो को? पोलियो माइलाइटिस, एक सेकेंड, पोलियो माइलाइटिस रोग भी पोलियो को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोलियो को पोलियो माइलाइटिस रोग भी बोला जाता है। और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अच्छा, एक पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है जन्म के बाद ही व्यक्ति को। तो ये वैक्सीन भी कभी कभी बच्चा टॉयलेट कर देता है ना, फ्रेश होता है, तो उसका जो मल और टॉयलेट द्वारा भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। इसलिए अब पोलियो का एक निष्क्रिय जो टीकाकरण है वो किया जा रहा है। पहले क्या है, एक सक्रिय किया जाता था, तो वो बहुत जल्दी दूसरे पे अफेक्ट कर देता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये निष्क्रिय इसका उपयोग किया जा, निष्क्रिय टीके का उपयोग किया जा रहा है। इसको केवल टीकाकरण से ही रोका जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। और एक और बात की जाए कि पोलियो का टीकाकरण कार्यक्रम कब से आरंभ किया था? 2 अक्टूबर 1995 से पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ है। कब से? 2 अक्टूबर 1995 से। और 27 मार्च 2014 को भारत जो है वो पोलियो से मुक्त हो गया था। भारत को पोलियो मुक्त प्रमाणीकरण प्राप्त हो गया था। और 2011 में पश्चिम बंगाल में इसका आखिरी जो है मामला सामने आया था। 2011 में पश्चिम बंगाल में इसका आखिरी मामला सामने आया था। तो ये आप याद रखना। और ये कमज़ोर मौखिक पोलियो टीका जो होता है, देखो, हाँ, एक और बात याद रखो, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अभी एक पेपर देख रही थी, वो आप लोगों को करवाऊंगी मैं। वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन सा जो है वो निष्क्रिय टीका है। अब वहाँ पे क्या है ऑप्शन में, एक ऑप्शन क्या दिया है, एक ऑप्शन दिया है सोविन, एक दिया है ऑप्शन सोविन दिया था। दो तो वो जीवित थे, लेकिन इनमें जो कन्फ्यूज़न वाली बात थी वो बता रही हूँ मैं। एक सोविन दिया था और एक साल्क दिया था। ये दोनों ही किसके टीकाकरण है? ये दोनों ही पोलियो के वैक्सीन है। लेकिन जो साल्क वाला है, ये साल्क जो है वो निष्क्रिय है। साल्क क्या है? ये निष्क्रिय टीके का बनाया गया है ना। और जो जीवित कमजोर टीके का बनाया गया है वो सोविन है। सोविन क्या है? सक्रिय लेकिन कमजोर। सोविन क्या है? सक्रिय लेकिन कमजोर। सोविन सक्रिय लेकिन कमजोर है, जबकि जो साक है वो साक निष्क्रिय है। सोविन सक्रिय है लेकिन कमज़ोर है, और साल्क क्या है? साल्क निष्क्रिय है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है दोनों, कि दोनों ही किसके लिए बनाए गए थे? पोलियो के लिए बनाए गए थे। जो आपका सोविन है,
सॉविन 1961 में आया जो कि जीवित निष्क्रिय है, और जो निष्क्रिय वाला बनाया गया था वो 1955 में आया। वो कब आया? 1955 में आया। तो ये पोलियो के दोनों टीके याद रखिएगा। सॉविन को अल्बर्ट सॉविन ने विकसित किया, और जो सॉल्क है उसको जोनास सॉल्क ने विकसित किया। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पोलियो के बारे में जितने मैंने बताए हैं अभी। पोलियो का टीकाकरण कब से आरंभ किया गया? 1995 से आरंभ किया गया था। इसके बाद 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त घोषित किया गया, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। और इसी कारण 27 मार्च को भारत में टीकाकरण दिवस भी मनाया जाता है। और जो पोलियो होता है वो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। विषाणु कहाँ पे किसके द्वारा फैलते हैं? दूषित भोजन और दूषित जल के द्वारा, जो संक्रमित भोजन और संक्रमित जल के द्वारा ये फैल जाते हैं। याद रखना है। पोलियो को पोलियो माइलाइटिस भी बोला जाता है, और पोलियो 3 प्रकार के विषाणुओं के कारण होता है, ये भी आपको याद रखना है। 3 प्रकार के पोलियो विषाणु के कारण होने वाला अत्यधिक संक्रामक रोग है, जो कि पक्षाघात के कारण क्या होता है? अंदर की तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देता है। जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की सबसे पहले खोज की थी, और पहला पोलियो टीका जो बनाया था निष्क्रिय पोलियो टीका था, जो कि 1955 में प्रयोग किया गया था, ये याद रखना। तो ये सारे पोलियो वाला जो टॉपिक है अलग से एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है कि यहाँ से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएं, क्योंकि अलग से मेंशन किए हुए हैं कुछ बीमारियाँ। मैंने है ना बहुत सारी बीमारियों जो हैं यूट्यूब पर टॉपिक वाइज करवा दी हैं, जैसे कि डायरिया, ये जिसको हम दस्त बोलते हैं, ये अलग से मेंशन है। उल्टी मैंने करवा दिया है, डिप्थीरिया मैंने करवा दिया है। इस तरह से बहुत सारे रोग भी मैंने अलग अलग से उसके कम 50 100 MCQ करवा दें। आप अकेले वो भी कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उसको देख भी सकते हैं। अगला है क्रेटिनता। जड़ वामनता एक विकार है जो कि किशोरावस्था और गर्भावस्था में किसकी कमी से पीड़ित होने वाले किसकी कमी से पीड़ित हो रही माता से जन्मे बच्चों में होता है। कैल्शियम की कमी से तो जड़ वामनता नहीं होता, आयरन की कमी से तो एनीमिया हो जाता है, फास्फोरस की कमी से तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा इसका आयोडीन। आयोडीन ही एक ऐसा तत्व है जिसके कारण क्या होता है कि जो जड़ वामनता होती है, बोनापन भी आ जाता है, इसके कारण से बांझपन भी आ जाता है। तो आयोडीन शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। प्रतिदिन 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन कितनी? 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। यदि प्रेग्नेंट वूमेन है तो उसे और ज़्यादा आवश्यक होती है, उसे 250 माइक्रोग्राम होती है। और यदि स्तनपान कराने वाली महिला है तो उसको 280 माइक्रोग्राम जो है आयोडीन की आवश्यकता होती है, ये आपको याद रखना। और एक सामान्य पुरुष और एक सामान्य महिला को, अगर सामान्य है तो उसको 150 माइक्रोग्राम एक सामान्य पुरुष को, और 150 माइक्रोग्राम ही एक सामान्य महिला को आवश्यकता होती है आयोडीन की, याद रखना। एक जो सामान्य पुरुष है उसको 19 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है, और एक जो सामान्य महिला है उसको 29 मिलीग्राम होती है, और एक जो गर्भवती महिला है उसको 27 मिलीग्राम होती है। ये ICMR के अकॉर्डिंग है। वैसे एवरेज गर्भवती महिला को देखा जाए तो 40 मिलीग्राम आवश्यक होती है। इसके बाद स्तनपान कराने वाली महिला को 23 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। कैल्शियम की बात की जाए तो 1000 मिलीग्राम कैल्शियम जो होता है सामान्य पुरुष सामान्य महिला को आवश्यक होता है। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। मैंने एक ICMR रिपोर्ट भी मैंने करवा रही हूँ, उसका मैंने पार्ट 1 करवा दिया है। सारे ICMR के सारे जितने भी फैक्ट हैं उसको MCQ रूप में इसलिए करवा रही हूँ, MCQ के साथ साथ थ्योरी भी करवा रही हूँ। उससे क्या होगा कि ICMR है, MCQ में करेंगे तो याद जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इतना सारा याद नहीं होगा। उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। बहुत सारे कोर्सेज चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क चल रहे हैं, अलग अलग उनका नाम दिया है, जैसे कि एक योजना वाला चल रहा है, एक 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक वाला चल रहा है, एक A सीरीज़ चल रही है। A सीरीज़ में हम टॉपिक वाइज सारे MCQ करेंगे। हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो मैं आपको अभी करा रही हूँ। ये सारा का सारा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी आपको ये मिल जाएगा। अगला इनमें से किसकी रोकथाम द्वारा एंटीबायोटिक्स द्वारा नहीं की जाती? फ्रेंड्स, एक सबसे ज़रूरी सूचना, हमारा जो चैनल है आकांक्षा 1957 इंस्टाग्राम पे, याद रखना इंस्टाग्राम जिनके पास है वो अभी मुझे फॉलो कर लीजिएगा आकांक्षा 1957 पर। यहाँ पर मैं सारे के सारे आंगनवाड़ी संबंधित फैक्ट चित्रात्मक रूप से भेज रही हूँ। बहुत सारे एडवांस लेवल के MCQ यहाँ पे करा रही हूँ।
सारा कुछ करा रही हूँ। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, नहीं फॉलो किया है, तो जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, इंस्टाग्राम पे जाइए, आकांक्षा 1957 डालिए और मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारे फैक्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा क्या है कि बहुत सारी लड़कियां हमसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जुड़ी हुई हैं, तो वो उन जो आंगनवाड़ी में चार्ट मिलते हैं, जो जिनसे याद करना बहुत ईजी हो जाता है, वो सारे चार्ट भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो जल्दी से उसको फॉलो कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो। आकांक्षा 1957, AKANKSHA1957। यहाँ पर कुछ आंगनवाड़ी सक्षम पोषण .2, ये 2.0, ये सारी के सारे चार्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। पंचवर्षीय योजना के चार्ट भी मिल जाएंगे। यहाँ पे सर्च करना बहुत आसान होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाली। साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 6260 190 944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप हमारा नोट्स लेना चाहते हैं, डेली टेस्ट देना चाहते हैं, अगर आप हमारा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जहां पर डेली टेस्ट होते हैं, डेली तैयारी करवाई जाती है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करके। हमारे चैनल पर डेली एक टॉपिक तैयार करवाया जाता है। संपूर्ण टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक है, सपोज कीजिए वन स्टॉप सेंटर ही जैसे मैं आपको बता रही थी, तो वन स्टॉप सेंटर ही जैसे है, तो वन स्टॉप सेंटर को कितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे करवा देते हैं। एक का पूरा बोलते हैं ना, पोस्टमार्टम कर लो, पूरा निचोड़ हम करवा कर उसका टेस्ट लेते हैं। हमारे स्टूडेंट के सारे फैक्ट क्लियर हो जाते हैं। तो जो भी लेना चाहें वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखो, एंटीबायोटिक्स किसके इलाज में दी जाती है? एंटीबायोटिक्स उनके इलाज में दी जाती है जो कि बैक्टीरियल द्वारा होते हैं, मतलब जो जीवाणु द्वारा होते हैं। जीवाणु द्वारा होने वाली जो भी बीमारी रहेगी उसके लिए एंटीबायोटिक्स नहीं दिए जाएंगे, सॉरी, उनके लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे जो जीवाणु द्वारा होगी। एंटीवायरल उनके लिए दिए जाएगी जो वायरस द्वारा होगी। टिटनेस कुष्ठ रोग जीवाणु द्वारा होती है, तो इसके लिए ये दिया जाएगा, है ना। जो क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी नामक होती है। इसके अलावा कुष्ठ रोग जो होता है वो भी लेप्रोसी जीवाणु द्वारा होता है, तो इसमें भी एंटीबायोटिक दी जाएगी। कुष्ठ रोग जो लेप्रोसी, इसमें भी दी जाएगी। हैजा जो होता है उसमें भी जो है वो एंटीबायोटिक दी जाएगी। खसरा जो होता है, खसरा वायरस द्वारा होने वाली बीमारी है। खसरा किसके? तो रूबेला वायरस के कारण होता है। इसके लिए जो है एंटीबायोटिक्स नहीं दिया जाता। खसरे के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं दिया जाता, बाकी सारे के लिए एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा खसरा। खसरे का जो टीकाकरण किया जाता है वो 9 महीने की आयु में किया जाता है। जब बच्चा 9 महीने का होता है तब उसको खसरे की वैक्सीन दी जाती है पहली, और इसको सबक्यूटेनियस मार्ग, मतलब इसको उपत्वचीय मार्ग बोलते हैं, तब ये उपत्वचीय मार्ग पर ये वैक्सीन दी जाती है। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में टीकाकरण वाला वीडियो भी समझाया है, ए सीरीज़ में, देख लीजिएगा। एक करीब 100 MCQ का एक टीकाकरण का वीडियो भी लाऊंगी, उसमें सारे टीकाकरण वाले जितने भी टीके के फैक्ट हैं वो कवर हो जाएंगे, तो देख लीजिएगा, है ना। तो ये सबक्यूटेनियस मार्ग पर टीके खसरे की वैक्सीन दी जाती है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, खसरा में एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती, बाकी इन तीनों में दी जाती। आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि जो खसरे की वैक्सीन दी जाती है वो किस विटामिन के साथ दी जाती है? खसरे की जो वैक्सीन दी जाती है वो किस विटामिन के साथ दी जाती है? आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताएंगे कि जो खसरे की वैक्सीन है वो किस विटामिन के साथ दी जाती है ना। आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। अगला है इन्फ्लुएंजा जो होता है वो अल्प अवधि का एक तीक्ष्ण संक्रमण होता है जो कि सांस द्वारा अंदर लिए जाने वाले जिसको हम सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो ये इसमें पूछा है, एक सेकेंड, तो इसमें पूछा है कि किसके द्वारा होता है। इन्फ्लुएंजा जो होता है, इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है या शैवाल के द्वारा होता है? तो इन्फ्लुएंजा जो होता है वो विषाणु द्वारा होता है। तो इन्फ्लुएंजा क्या है? एक अल्प अवधि का तीक्ष्ण संक्रमण होता है जो से संपर्क को सांस द्वारा अंदर लिए जाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो ये जीवाणु द्वारा होता है, विषाणु, कवक या शैवाल। तो जो इन्फ्लुएंजा होता है वो विषाणु द्वारा। देखो, जितनी भी सर्दी खांसी वाली है, जितनी भी ये रोग होते हैं ना, ये सारे के सारे विषाणु द्वारा होते हैं, आपको याद रखना है। इन्फ्लुएंजा भी किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा भी विषाणु के कारण होता है, ये आपको याद रखना है।
इसके अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग मरासमस का एक लक्षण नहीं है? चंद्रमुख, पेशी क्षय, वृद्धि होना, झुर्रीदार त्वचा। देखो, मरासमस हुआ या क्वासिओरकर हुआ, ये जो रोग होते हैं ना, ये कुपोषण के रोग होते हैं। कुपोषण के कारण ये रोग हो जाते हैं। कुपोषण के जितने भी वर्गीकरण है, वाटरलू वर्गीकरण हुआ, वेलकम वर्गीकरण हुआ, मैंने इतनी ईजी लैंग्वेज में समझाया है ना इसको, आप उसको देख सकते हैं, बहुत सरल तरीके से मैंने इसको समझाया है। इसके लिए आप कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए, उसमें आपको कुपोषण वाला एक टॉपिक मिल जाएगा, वहाँ देख लीजिएगा। लगभग 40 मिनट का वो वीडियो है, उसमें कुपोषण क्या होता है, कैसे मरासमस होता है, क्या क्वासिओरकर होता है, मैंने बहुत शानदार तरीके से समझाया है, तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो मरासमस को सूखा रोग भी बोला जाता है और इसका लक्षण क्या नहीं है? चंद्रमुख। इसमें मरासमस का लक्षण होता है मंकी फेस। मरासमस का लक्षण क्या होता है? मंकी फेस होता है। और क्वासिओरकर का जो लक्षण होता है वो चंद्रमुख होता है, एकदम चंद्र जैसा मुंह हो जाता है बच्चे का, फूला फूला सा, तो वो एक चंद्रमुख हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है, मरासमस का एक लक्षण क्या नहीं है? चंद्रमुख जो है वो मरासमस का एक लक्षण नहीं है। और चंद्रमुख किसका लक्षण है? चंद्रमुख जो है वो क्वासिओरकर का लक्षण है। मरासमस में कैसा फेस हो जाता है? मरासमस में मंकी फेस हो जाता है। अगला है, स्तनपान करा रही महिला को औसत दुग्ध उत्पादन कितना होता है? एक स्तनपान करा रही कोई महिला है, उसमें औसत दुग्ध उत्पादन कितना रहेगा? 650 ml, 450 ml, 350 ml, ये 250 ml रहेगा। तो एक जो दुग्धपान कराने वाली महिला है उसमें डेली औसतन अगर बात की जाए तो 650 ml रहेगा, लेकिन बात की जाए शुरू के 6 महीने में ज़्यादा स्तन जो निकलता है सीक्रेट होता है, और 6 से 12 महीने में कम सीक्रेट होता है। तो याद रखना है, स्तनपान पान करा रही महिलाओं में औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन कितना होता है? 650 ml औसत दुग्ध उत्पादन होता है। फ्रेंड्स, ये मेरा बहुत शानदार ऑनलाइन तैयारी का एक ग्रुप है, जिसमें क्या क्या तैयारी कराने वाली हूँ वो मैं बताती हूँ। साथ में अगर आपने कहीं भी मार्केट से कोई भी बुक्स नहीं ली है तो आप हमारी ये 7 बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। इसका चार्ज है 1399 प्लस 100 रुपीज़ इसका कुरियर चार्ज होता है। ये 7 बुकलेट के साथ ही आपको हमारा ऑनलाइन ग्रुप मिलता है। इसमें 5 थ्योरी बुकलेट होती है, एक MCQ रहता है और एक वन लाइनर बुकलेट रहती है। ये इस पूरे पैकेज की डिटेल है। साथ में इसके ऑनलाइन तैयारी ग्रुप के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले इसको 100% सिलेक्शन तैयारी ग्रुप कहा जाता है, और इसमें सारे टॉपिक ऑनलाइन कवर रहते हैं। कठिन से कठिन टॉपिक को हम ट्रिक द्वारा कवर कराते हैं। कठिन से कठिन जो धाराएं होती हैं उनको ट्रिक द्वारा कवर कराया जाता है। डेली टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाते हैं, डेली PDF दी जाती है। सारी जो परिभाषाएं हैं अगर कठिन होती तो ट्रिक द्वारा करवाई जाती है। हम बहुत शानदार तरीके से PDF तैयार करके देते हैं, उसके बाद उस PDF को समझाते हैं। अगर कठिन है तो उसको चित्रों द्वारा, चित्र बनाकर ट्रिक द्वारा कवर कराते हैं। ICMR रिपोर्ट जो होती है पूरी ट्रिक द्वारा हम याद करवा रहे हैं। इसके बाद हमारा 11,001 प्रश्नों का जो प्रश्न बैंक है वो भी पूरा फ्री दिया जा रहा है। यूट्यूब की सारी PDF इसमें फ्री दी जाती हैं। परीक्षा तक लगभग हम इसमें 40,000 प्रश्न तैयार करवा देंगे। अगर आप घर पर नोट्स मंगवाते हैं तो ये सारा पैकेज आपको फ्री मिलता है। अगर आप नोट्स नहीं मंगाना चाहते हैं, आपके पास ऑलरेडी बुक है, तो आप हमारा केवल ऑनलाइन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार हमारा ऑनलाइन ग्रुप है, इतनी शानदार तो एक हमारा ही चैनल है पूरे मतलब पूरे यूट्यूब पर या जो कोचिंग जहाँ पर डेली टेस्ट होते हैं, और डेली वो भी टॉपिक वाइज। एक टॉपिक को कितने मैक्सिमम प्रश्न बन सकते हैं? पंचवर्षीय योजना हो, चाहे अधिनियम हो, चाहे प्रबंधन हो, चाहे ICMR हो, चाहे कोई भी योजना हो, सारा कुछ हम करवा रहे हैं, चाहे बाल विकास हो। और एग्ज़ाम तक हम इतनी शानदार तैयारी कराने वाले हैं ना कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल 100% सिलेक्शन पे कगार पे हैं। अगर जो हम दे रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, अगर वो जो हम टेस्ट देते हैं, डेली टेस्ट होता है, टॉपिक वाइज डेली रैंक लगती है। तो अगर आप हमारा ऑनलाइन पैकेज लेना चाहें तो 799 में ले सकते हैं। साथ में अगर आप हमारा ये ऑफलाइन पैकेज, ये जो बुक्स मंगवाना चाहते हैं, तो बुक्स के साथ ऑनलाइन पैकेज ऑलरेडी निःशुल्क मिलता है। तो क्वेश्चन है, स्तनपान करा रही महिलाओं में औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन कितना होता है? तो इसका औसत दुग्ध उत्पादन कितना होता है? 650 ml होता है। कितना होता है? 650 ml औसत दुग्ध उत्पादन होता है। अगला है, कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के दायरे में आता है? आयोडीन न्यूनता विकास कार्यक्रम, विटामिन B न्यूनता विकार नियंत्रण। विटामिन B के लिए तो बिल्कुल ही नहीं चला है, ना विटामिन C के लिए चला है, ना कैल्शियम के लिए चला है, तो आयोडीन न्यूनता कार्यक्रम चला है। आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों को रोकने के लिए आयोडीन अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी
जो 1992 में हुई थी। इसके पहले 1962 में घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया था। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग, क्रेटेनिज्म, मूक बधिरता जैसी समस्याएं हो जाती हैं। बात करें आयोडीन की खोज की, तो आयोडीन की जो खोज की थी वो कोर्टोइस ने की थी। आयोडीन की खोज किसने की थी? आयोडीन की खोज जो की थी वो कोर्टोइस ने की थी। आयोडीन की खोज कब की थी? 1811 में। कि कब की थी? 1811 में आयोडीन की खोज की थी बर्नार्ड कोर्टोइस ने। इसको क्या बोला जाता है? आयोडीन न्यूनता विकास नियंत्रण कार्यक्रम बोला जाता है। अगला है राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान है देहरादून में। दा से दृष्टि और दा से देहरादून याद रखना है। कहाँ पर है? राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान देहरादून में है। कोलकाता में क्या है? कोलकाता में लोकोमीटर विकलांग संस्थान है। कोलकाता में क्या है? लोकोमीटर विकलांग संस्थान जो है वो कोलकाता में है। लोकोमीटर विकलांग संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता में है लोकोमीटर विकलांग संस्थान। इसके अलावा मुंबई में प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान है। मुंबई में क्या है? मुंबई में प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान है। कहाँ पर? मुंबई में, याद रखना। और हैदराबाद में पोषण संस्थान है। हैदराबाद में क्या है? पोषण संस्थान है। हैदराबाद में पोषण संस्थान है। हैदराबाद में क्या है? पोषण संस्थान है। एक बार ये इसकी डिटेल एक बार ऐसे पढ़ लो तो आपको याद हो जाएगा। मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ है? सिकंदराबाद में। मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मानेसर में है। माँ से मस्तिष्क, माँ से मानेसर। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। लोकोमीटर विकलांग संस्थान कहाँ है? कोलकाता में है। क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस द्वारा हो जाती है, इसका संस्थान कहाँ है? क्षय रोग विकलांग संस्थान का बेंगलोर में है। अखिल भारतीय बाक एवं श्रवण संस्थान कहाँ है? मैसूर में है। राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य संस्थान कहाँ है? मुंबई में है। और अखिल भारतीय बाक एवं श्रवण संस्थान कहाँ पर है? अखिल भारतीय बाक एवं श्रवण संस्थान मैसूर में है। सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष जो प्रथम आया था उसका प्रथम चरण। देखो वर्तमान में जो मिशन इंद्रधनुष है उसके लगभग 4 चरण हो चुके हैं। मतलब सघन मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो ये 4.0 तक आ चुका है। पहले मिशन इंद्रधनुष आया था, फिर मिशन इंद्रधनुष 1.0 आया था, फिर 2.0 आया था, फिर 3.0 आया था। इस प्रकार से अलग अलग आया है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये जो मिशन इंद्रधनुष प्रथम आया था इसका प्रथम चरण कब आरंभ हुआ था? 1 जनवरी 2013, 25 दिसंबर 2014, 7 अप्रैल 2015 या 1 जून 2013 को? तो 25 दिसंबर 2014 को। कब लागू हुआ मिशन इंद्रधनुष का जो प्रथम चरण है वो कब प्रारंभ हुआ था? ये 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। ये भारत में 90% पूर्ण टीकाकरण को कवरेज करता है। कितने को? 90% तक। इसमें 7 वैक्सीन की रोकथाम की जाती है। कौन कौन सी की जाती है? एक तो की जाती है डिप्थीरिया रोग के लिए टीकाकरण है ना। दूसरा है काली खांसी, जिसको परटूशियस बोलते हैं। डिप्थीरिया, काली खांसी, इसके बाद है टिटनेस, फिर है पोलियो। काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। क्योंकि जो इंद्रधनुष होता है उसमें भी कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। यही कारण है कि ये 7 बीमारियों के लिए टीकाकरण की बात करता है। इसका उद्देश्य क्या है? जब ये 25 जनवरी 2014 को आया था तो इसका उद्देश्य क्या था कि सारा जो जितने भी टीकाकरण होते हैं 90% लोगों तक पहुंचना। मतलब 7 मेन टीके होते हैं, इनको 90% लोगों तक पहुंचाना इसका मेन उद्देश्य होता है। इसको जेपी नड्डा, उस समय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा थे और वर्तमान में भी जेपी नड्डा हैं, ये भी याद रखना आपको। अब देखो मिशन इंद्रधनुष तो हमने पढ़ लिया। मिशन इंद्रधनुष जो आया था जो 25 दिसंबर 2014 को, उसका उद्देश्य क्या था? उसका तो उद्देश्य था कि जितने भी लोग हैं मतलब जो टीकाकरण होता है बच्चों में, उनमें 90% लोगों का टीका पूरे भारत से 90% टीकाकरण कवरेज पाना, ये उद्देश्य था। लेकिन अब आ गया है मिशन इंद्रधनुष 3.0। ये क्या है? देखो मिशन इंद्रधनुष 1.0 भी आ चुका, 2.0, 3.0 और 4.0 वर्तमान में चल रहा है।
इतने मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम आ चुके हैं। लेकिन मिशन इंद्रधनुष 3.0 क्या है? तो ये मिशन जो इंद्रधनुष 3.0 है ये 2021 में आया। कब आया? 2021 में आया था। और इसको स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय हर्षवर्धन सिंह। तो हर्षवर्धन सिंह लाए थे। इसका लक्ष्य था गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण करना। मिशन इंद्रधनुष 3.0 का लक्ष्य क्या था? गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनका टीकाकरण करना, बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करना, ऐसे लोगों को जो लोग कोरोना की वैक्सीन से चूक गए हैं, एंटीबॉडी की खुराक लेने से चूक गए हैं, उनको ये खुराक प्रदान करना। ये 29 राज्यों के 250 क्षेत्रों में ये आरंभ किया गया। कब किया गया? 29 राज्यों के 250 क्षेत्रों में ये इसको आरंभ किया गया था। तो ये बात याद रखना, किसके लिए थे? गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए ये था। इसके अलावा ये इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 क्या है, 2.0 क्या है? तो सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 जो है वो अक्टूबर 2017 में आया। कब आया? 2017 में आया पहला वाला। 2.0 कब आया? देखो मिशन इंद्रधनुष कब आया था? 2014 में आया। फिर ये सघन से स्टार्ट होने लगा और 1 से स्टार्ट होने लगा। ये कब आया? ये 2017 में आया। सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 कब आया? 2020 में आया। उत्तर प्रदेश के 35 घंटों से ये आरंभ किया गया। 3.0 हमने ऊपर पढ़ लिया 2021 में। और जो 4.0 है वो फरवरी 2022 में शुरू हुआ था। इसका पहला चरण, दूसरा 7 मार्च 2022 से और तीसरा जो हुआ था 4 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ। अभी जो वर्तमान में है वो सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 ही चल रहा है। अगला है भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया? इसके घटक क्या क्या थे? भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को कब आरंभ किया गया था? तो इसको अक्टूबर 2007 में आरंभ किया गया था। किन के लिए आरंभ किया गया था? चावल के लिए, गेहूं के लिए और दलहन के लिए किया गया था। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसने अपनी बैठक की थी 2007 में, उसमें इसका बात किया गया था और उसमें चावल, गेहूं और दालों से युक्त खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू करने का संकल्प बनाया था। इसे 11वीं योजना के अंत तक, इसमें लक्ष्य था कि 11वीं योजना जब अंत हो, मतलब 2012 तक जब अंत हो 11वीं योजना, तब तक 10 मिलियन टन गेहूं, 8 मिलियन टन जो चावल और 2 मिलियन टन दालों का बढ़ाने का लक्ष्य रखा था। 10 मिलियन टन चावल, 10 मिलियन टन क्या बढ़ाने का लक्ष्य रखा था? चावल। 10 मिलियन टन चावल बढ़ाने का लक्ष्य रखा। 8 मिलियन टन गेहूं बढ़ाने का लक्ष्य रखा और 2 मिलियन टन दालें बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। तो इनका बढ़ाने के लक्ष्य के साथ ये अक्टूबर 2007 में आरंभ हुई थी। ये केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके तहत ये 2007 में आरंभ हुई थी। आपको ये सारा फैक्ट याद रख लेना है। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? देखो राष्ट्रीय, जो इसको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नहीं कह सकते, नहीं पता चला खाद्य देख के ये लगा दो। विज्ञान तकनीकी तो होगा ही नहीं, ना ही उपभोक्ता मामले होंगे। इसका हो जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 2007 में की गई थी। अभी हमने पढ़ा है। इसके माध्यम से चावल, गेहूं, दाल, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना होता है। अगला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में कब पुनर्गठित किया गया था? तो लक्षित, जिसको हम टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं, ये आया था। जो पीडीएस पहले पीडीएस चलता था, लेकिन उस 1997 में इस पीडीएस को बदलकर टीपीडीएस कर दिया था। मतलब लक्षित मतलब टारगेट, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कर दिया था। कब कर दिया था? 1997 में। मतलब टीपीडीएस कब आई थी? 1997 में आई थी। अब वो तो हो गई टीपीडीएस, अब है आरपीडीएस। आरपीडीएस का मतलब संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये कब आई थी? तो संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आई थी 1992 में। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब आई थी? संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आई थी 1992 में। कब आई थी? 1992 में। टीपीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या होता है? टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 का अंग नहीं है? देखो गेहूं भी है,
दलहन भी है, चावल भी। अभी हमने पढ़ा है चावल को 10 मिलियन टन बढ़ाने का लक्ष्य है, गेहूं को 8 मिलियन टन बढ़ाने का लक्ष्य है और दलहन को 2 मिलियन टन बढ़ाने का लक्ष्य है। तिलहन के बारे में इसमें बात नहीं है, तो ये तिलहन इसमें अंतर्गत नहीं आएगा। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब आरंभ हुआ था? तो अक्टूबर 2007 में इसको आरंभ किया गया था। कब किया गया था? अक्टूबर 2007 में इसको आरंभ किया गया था। अगला है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा ऐसी है जो महिलाओं के लिए क्रूरता शब्द का वर्णन करती है? तो जो महिलाओं के लिए जो क्रूर मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार की बात करती है, तो ये है भारतीय दंड संहिता की धारा 498A। 498A आईपीसी सेक्शन ये बोलता है, आईपीसी सेक्शन 498 ये महिलाओं के खिलाफ क्रूरता शब्द का वर्णन करता है और उसके लिए दंड का प्रावधान करता है। अगला है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दुष्कर्म से संबंधित है? धारा 376 जो है वो दुष्कर्म से संबंधित है। कौन सी है? 376 धारा जो है वो दुष्कर्म से संबंधित है। अगला है, आईपीसी की धारा 376 के अंतर्गत जो जमानत होंगी वो अपराध गैर जमानतीय होंगे या जमानतीय होंगे? तो ऐसे अपराध जो होंगे वो गैर जमानतीय होंगे, मतलब संज्ञेय अपराध होंगे, उनकी जमानत नहीं हो सकेगी। आपको ये याद रखना है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो सारे लोग लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। और ये इस प्रकार के डेली क्वेश्चन तैयार करना चाहते हो, पीडीएफ में डेली टेस्ट देना चाहते हो, हमारा जो व्हाट्सअप जो ग्रुप रहता है 24/7 हम उसमें तैयारी कराते हैं, चाहे गणित हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे पोषण हो, कुछ भी सारे सब्जेक्ट हो, कठिन से कठिन टॉपिक को। किशोर न्याय अधिनियम में 112 धारा हैं, 112 की 12 धाराएं हम हमारे ग्रुप में ट्रिक द्वारा याद करवाएंगे, क्योंकि ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप करेंगे। बलात्कार जैसे यौन अपराध के लिए सजा का वर्णन कौन सी धारा करती है? 376 करती है। इसे गैर जमानती अपराध के रूप में स्वीकार किया जाता है। जमानत देना या ना देना ये अदालत पर भी निर्भर करता है। दुष्कर्म में कम से कम 7 वर्ष की सज़ा तो है ही, जो कि बढ़ाकर आजीवन और फांसी की भी हो सकती है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय जो एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस होता है ये कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया जाता है। एक जन्म के समय मौजूद एक दुर्लभ जन्म की स्थिति है और 13 जून को इसको मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 जून को मनाया जाता है। विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये इसको खाद्य दिवस के रूप में भी बोला जाता है। खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं और एलर्जी जागरूकता दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। याद रखना, एलर्जी जागरूकता दिवस के रूप में भी और खाद्य सुरक्षा दिवस के लिए भी मनाया जाता है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ये क्या है? तो ये एक नीति निर्देशक सिद्धांत है। क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत है। अनुच्छेद 39D के अंतर्गत इसमें प्रावधान किया गया है कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, समान कार्य अगर कर रहे हैं तो उनको समान वेतन दिया जाएगा। किसमें वर्णन है? आज के नीति निर्देशक तत्वों में। किस वर्ष में एसिड अटैक को भारतीय दंड संहिता के लिए तहत एक अलग अपराध के रूप में जोड़ा गया है? किस वर्ष से जोड़ा गया है? 2013 से जोड़ा गया है। कब से जोड़ा है? 2013 से जोड़ा है। और इसको धारा 326A या सेक्शन 326A के तहत एसिड अटैक को एक अपराध माना गया है और इसके लिए 10 साल की कैद है। साथ ही साथ एसिड फेंक कर किसी महिला को चोट पहुंचाने वाले साथी को भी अगर एसिड फेंक कोई अगर व्यक्ति का चेहरा खराब हो जाता है, ठीक है, अगर इसके साथ कुछ और भी बुरी स्थिति हो जाती है तो उसको जीवन भर की उम्र कैद और फांसी की सजा भी हो सकती है। धारा 326A ये बात कहती है। कब इसको भारतीय दंड संहिता के तहत अलग अपराध में जोड़ा? 2013 में इसको जोड़ा था। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज का वीडियो। ऐसा आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं, इस प्रकार की ये MCQ बुकलेट आती है हमारे नोट्स के साथ, ये पूरी 7 बुकलेट आती हैं, तो ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर मेरा ये दिया हुआ है 6260190944। साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में भी हमारे व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक और व्हाट्सअप ग्रुप नंबर मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।